गुड मॉर्निंग। इंडिया वॉच में आपका स्वागत है। आज हिंदू का दिल्ली एडिशन आया नहीं है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो आज हम मुंबई एडिशन से कवर करेंगे। आज की हमारी तीन मेन स्टोरीज होंगी। द फर्स्ट इज इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। द सेकंड विल बी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड द थर्ड वुड बी डिस्कशन ऑन द ग्लोबल साउथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली हमारी स्टोरी है दैट इज द हाउ विल मिडल ईस्ट कॉरिडोर इम्पैक्ट ट्रेड, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है विद द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। जो कंट्रीज इसमें है वो है इंडिया है, यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूएई, सऊदी, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। और इसमें इसराइल और जॉर्डन भी इन्वॉल्व है। तो जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, दिस वाज साइन ड्यूरिंग G20 मीटिंग। और दिस इज शिप टू जो रेल नेटवर्क्स है। इट विल हैव टू कॉरिडोर्स, वन इज द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड वन इज द नॉर्दर्न कॉरिडोर। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है दैट वुड बी फ्रॉम गल्फ टू इंडिया एंड विच दिस विल प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट द शिपिंग लेन। और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है इट विल बी फ्रॉम गल्फ टू यूरोप, और इसमें रेल नेटवर्क भी आ जाएगा और प्लस शिपिंग लेन्स भी आ जाएंगी। एंड दिस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसमें तीन पोर्ट्स इंडिया के इन्वॉल्व होंगे, पांच पोर्ट्स गल्फ के इन्वॉल्व होंगे, एक मेडिटेरेनियन का इन्वॉल्व होगा जो इसराइल में है, एंड तीन जो है यूरोप में इन्वॉल्व होंगे। यूरोप जो है वो ग्रीस में होएगा, फ्रांस में होएगा और इटली में होएगा। ठीक है। हम इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप भी एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज द मैप ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये डॉटेड लाइन जो है दीज आर द सी लिंक्स, और जो ये वाले हैं दीज आर द रेल लिंक्स। ठीक है। एंड दिस रेड इज जो अभी जहां पे अभी लाइन है नहीं, लाइन ये बनाएंगे। और ये वाला रेड भी वो लाइन वाला है। एंड यू कैन सी ये एंटर करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यूएई से, एंड आल्सो सऊदी से। एंड देन एग्जिट्स फ्रॉम, ट्रावर्सेस थ्रू जॉर्डन, एंड देन एग्जिट्स फ्रॉम हाइफा पोर्ट एट इसराइल, और फिर ये यूरोप को जाता है। और इसमें जो एंट्री पॉइंट्स हैं फ्रॉम इंडिया, लाइक यूएई में यहाँ पे तीन है, एंड सऊदी अरेबिया में यहाँ पे दो हैं। एंड देन दिस इज जो हाइफा पोर्ट है। और इंडिया के जो तीन पोर्ट्स हैं, दो उधर मुंड्रा, कांडला एंड मुंबई। ठीक है। इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन और एनर्जी कॉरिडोर बोथ रहेंगे अलोंग विद द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। जो इंफॉर्मेशन कॉरिडोर में केबल्स रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, और पाइपलाइन ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह, सॉरी, पाइपलाइन रहेगी हाइड्रोजन वगैरह के लिए। इसके एम्स क्या है? इसके एम्स हैं कि जो ट्रेड है वो एक तो एफिशिएंट हो जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, बिकॉज जो ये वाली लाइन है, इंडिया टू यूरोप जो ट्रेड है वो 40% फास्टर हो जाएगा, एंड काफी चीप भी हो जाएगा, बिकॉज जो इजिप्ट है, लाइक इट चार्जेस लॉट ऑफ टैक्सेस जो सुएज कैनाल से जो ट्रेड जाता है। तो लाइक मोर इम्पोर्टेंट इन दिस इशू इज के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। जो ये G7 इनिशिएटिव है विच इज सीन एज काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। ठीक है। एंड इट विल आल्सो सर्व एज अल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जो ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम रिटन है, ये ज्यादा मूवमेंट इस पे हो नहीं पा रही। ये वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर है विच इज फ्रॉम रशिया, अजरबैजान, ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, एंड देन टू इंडिया। ठीक है। इसका मैप भी हम देख लेते हैं। तो जो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये यहाँ से रशिया से अजरबैजान में होते हुए, ईरान से निकलते हुए, इट विल गो टिल चाबहार, और चाबहार से यहाँ से शिपिंग लेन से जाएगा। ठीक है। सो दीज बोथ आर लाइक पैरेलल, बिकॉज जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो बेसिकली रशिया को कनेक्ट कर रहा है इंडिया के साथ थ्रू ईरान। एंड जो ये इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है ये इंडिया को गल्फ कंट्री से कनेक्ट कर रहा है टिल यूरोप। तो बट जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें प्लान्स थे कि भाई जो रशिया से यूरोप कनेक्टिविटी भी होगी, बट इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ वॉर इन यूक्रेन, तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो इसमें एक डिस्कशन किया हुआ है प्रोफेसर इन ऑस्ट्रिया में, कि जो कमर्शियल कॉरिडोर्स हैं, लाइक जरूरी नहीं है कि इसके बारे में बात हो जाए एंड वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। चलो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हैज बीन नेगोशिएट हो रहा है, और इट विल बी टेकन केयर ऑफ।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि साथ में एक इंडस्ट्रियल बेस भी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो इंडिया कैन चिप इन हियर विद इट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और इससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट से और क्या बदल रहा है, जो इंट्रा मिडल ईस्ट डायनामिक्स है, जो यहाँ पे जो इज़राइल और गल्फ अरब कंट्रीज़ का जो रिलेशन है, नाउ इट इज स्लेटेड टू चेंज। यहाँ पे थोड़ा थॉ इन रिलेशंस भी हो रहा है, बिकॉज इसराइल और यूएई का मतलब फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश हो गई हैं, और सऊदी अरेबिया भी थोड़ा उस साइड पे चल रहा है। एंड इसमें चाइनीज जो मीडिया है उनके कमेंट्स भी थोड़े यूजफुल हो जाएंगे, बिकॉज इट इज सीन एज अ काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसमें जो चाइनीज ओपेड्स हैं, लाइक दे आर सेइंग कि भाई वेस्ट जो है, मतलब इट्स हैबिचुअल ऑफ मेकिंग टॉल क्लेम्स, कि जब ग्राउंड पे कुछ होगा हम फिर बात करेंगे। तो ये उनका कहना है। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट इंडिया कैन डिराइव फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, उस पे देखते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस विल ऑफ कोर्स गिव अ बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जो एक्सपोर्ट्स वगैरह वो बढ़ेंगे, हमारी एक्सपोर्ट जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बेटर होंगे। इट विल आल्सो लीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। एकदम डायरेक्ट जो कॉरिडोर्स हमें मिडल ईस्ट में मिल जाएंगे, जो यूरोप में थ्रू सुएज कनाल तो जाती थे, बट इट विल स्टिल गिव अ बूस्ट। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी ग्रेटर सिनर्जीज विद द वेस्ट एशियन इकोनॉमीज, स्पेशली यूएई। यूएई के साथ हमारा अभी काफी जो है, मतलब ट्रेड काफी वाइब्रेंट हो रहा है। यहाँ पे पीपल टू पीपल मूवमेंट भी हो रही है। दुबई ऐसे लगा लो इंडियंस ही चला रहे हैं, ठीक है। तो एंड एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट्स जो इंक्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पे एक जो सोर पॉइंट रहेगा, दिस विल बी प्रपोज यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स। सेकंड इशू अभी है हमारे साथ में, द टाइटल व्हाट इज ड्राइविंग ग्लोबल बायोफ्यूल्स इनिशिएटिव। तो इस दिस इज इंडिया लेड इनिशिएटिव, हम इस चीज को देखते हैं। इसके ऊपर भी लाइक ब्रीफ नोट्स बनाए हुए हैं, लाइक वी विल लुक एट दैट। Global Biofuel Alliance. So what is important here is India's journey from being a rule taker to rule maker. तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, वो भी इंडिया लेड था। एंड देन कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो इंडिया लेड इनिशिएटिव। नाउ दिस इज द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भी इंडिया लेड इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे अभी ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ रूल टेकर के ग्लोबल गवर्नेंस में, लाइक रिसीविंग एंड भी होता था, लाइक इट वाजंट अ लीडर और नेगोशिएशंस लीड नहीं कर रहा था। अभी इंडिया अभी रूल मेकर वाली कैटेगरी में आने की जो है, उसका जो संघर्ष है, इट्स एग्जांपल ऑफ दैट। तो इंडिया फाउंडिंग इंडिया लेड है, बट इसके साथ फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया, यूएस एंड ब्राजील आर द फाउंडिंग मेंबर्स। इनकी जो कंबाइंड ग्लोबल प्रोडक्शन का बायोफ्यूल्स का 85% ये 3 कंट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो अलायंस है, इट इज जॉइंड बाय अर्जेंटीना, इटली, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। और ये भी जो G20 समिट है, इसमें ही साइन हुई थी। तो इसमें इस बायोफ्यूल अलायंस का क्या है, जो फोकस है, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इसका फोकस रहेगा, दैट टू ऑन द सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। और जो ये सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स है, इनको सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स माना जाता है। और यहाँ पे डिस्टिंक्शन बनाई गई है कि अपना बिटवीन बायोफ्यूल्स एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। और बायोफ्यूल्स क्या है, जो बायोफ्यूल्स फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं, और जो बेसिकली ये क्रॉप से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन, फूड ग्रेन्स, स्टार्च, और लाइक सुक्रोज कंटेनिंग क्रॉप्स से बनाया जाता है। और ये नॉन सस्टेनेबल इसलिए भी बोला जाता है, बिकॉज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग, बिकॉज द फार्मिंग बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स क्या है, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स हैं जो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स बोले जाते हैं। ये जो बेसिकली एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, फॉर एग्जांपल पराली है, और और बायोमास है, उससे बनाए जाते हैं, जो ऑलरेडी जिसको वेस्ट माना जाता है, और जहाँ जो ऐसे ही वेस्टफुली बर्न की जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडियाज नॉर्थ। एंड इससे तो इथेनॉल बनता है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल, एंड देन द यूज्ड कुकिंग ऑयल दे, एंड जो रेजिड्यू ऑफ एनिमल फैट्स है, दिस इज कॉल्ड बायोडीजल। तो ये सारा सस्टेनेबल बायोफ्यूल में आता है। और इसमें अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो इसमें आर्टिकल में क्या डिस्कस किया, दैट व्हाई बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के बारे में क्यों बात हो रही है। तो बेसिकली इसमें जो डिस्कशन है, दैट इज दैट 25% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो बायोफ्यूल्स को हम ऐड करके इस चीज का बर्डन कम कर सकते हैं।
तो इसकी हम हिस्ट्री देख लेंगे कि बायोफ्यूल्स को इम्पेटस कब मिला था। द द फर्स्ट इम्पेटस टू बायोफ्यूल्स और द इथेनॉल केम ड्यूरिंग 1970s, जो ऑयल शॉक था, जो प्राइसेस ऑफ ऑयल एकदम बहुत बढ़ गए थे। तो इसमें बेसिकली यूएस एंड ब्राजील ने लीड ली थी इस टाइम पे। दे वेंट फॉर देयर इथेनॉल प्रोग्राम्स। इंडिया इज क्वाइट अ लेट एंट्रेंट, बट इसने काफी लीड अभी भी पा ली है। एंड नाउ अभी जो ऑयल शॉक्स लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो ये दोबारा रिन्यूड फोकस इसमें हो रहा है। एंड दूसरा एलिमेंट है इसमें, द जो बायोफ्यूल है, इट इज ग्रीनर देन फॉसिल फ्यूल, बिकॉज ये रिन्यूएबल है। आप जो क्रॉप से बन रहा है, क्रॉप्स जो है कार्बन फिक्स करती हैं एंड वही कार्बन बाद में रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। और जो बट फॉसिल फ्यूल्स है, वो ऑलरेडी जो कार्बन है, लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ के अंदर, उसको रिलीज कर रहे हैं, सो इट्स नॉट रिन्यूएबल। एंड इसका और फायदा क्या है, जो बायोफ्यूल्स है, इट यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इसका और भी फायदा हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल जो इसके कॉम्पिटिटर है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट ही है उसमें। जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल या कार मैन्युफैक्चरिंग है, वो काइंड ऑफ थोड़ा रिन्यू सा करना पड़ेगा, और सारी सप्लाई चेन्स भी रिन्यू करनी पड़ेंगी। तो इट हैज शिफ्टिंग टू ईवीज, इट हैज इट्स ओन एडेड emissions एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट्स। तो इसका बायोफ्यूल्स का उसमें ये फायदा है कि जो प्रेजेंट इकोसिस्टम है, उसी के ऊपर बन जाएगा, विच सेव्स ऑन कॉस्ट एंड emissions रिलेटेड टू टेक ट्रांजिशन। और एक और भी किया कि चलो भी ईवी भले फ्यूचर में आ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाए, जो ये सेक्टर्स हैं, एयरप्लेन्स हो गया, शिपिंग हो गया और लॉन्ग हॉल ट्रकिंग है, ये हमें मतलब ये इंटरनल कंबस्शन इंजन पे ही रहेगा ये। एंड देन देयर आर इंडिया स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग बायोफ्यूल्स। इस कारण जो है इंडियन गवर्नमेंट इज बैटिंग ह्यूज ऑन बायोफ्यूल्स। दैट इज द एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारी जो सारी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, 87% ऑफ आवर क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड, और इंपोर्ट डिपेंडेंस है फॉरेक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, बहुत स्पेंड होता है इसमें। और बायोफ्यूल्स के कारण क्या, हमारे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा, बिकॉज दीज क्रॉप्स जो है लाइक फार्मर्स से ही आएगा। एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, जहाँ पे क्रूड ऑयल में जो है आपकी जो फॉरेन इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है। एंड आल्सो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो दे आर आल्सो प्रोडिक्टिंग कि अभी आगे आने वाले टाइम में इंडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया विल बी, जो नई डिमांड है यहाँ पर ही होगी, बिकॉज ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। इंडिया एंड ब्राजील तो ऑलरेडी लीडर हैं ही, एंड इसमें इंडोनेशिया ऐड हो जाएगा। और इसका ये सूटेबल भी यहाँ पे क्यों है, बिकॉज देयर इज एम्पल फीड स्टॉक अवेलेबल, और यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, और ये प्रोड्यूस भी रिलेटिवली लो कॉस्ट पे कर पा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर फाइनल स्टोरी, द डिस्कशन ऑन ग्लोबल साउथ। इसमें टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस जो है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एंड वेरी डब्ल्यूटीओ हो गया, ये सारे के सारे जो है लाइक इट इज स्लेटेड टू चेंज, और ये ग्लोबल साउथ इसमें लीड कर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यूएसए एंड यूरोप एंड आल्सो जापान, मतलब वो इस चेंज को ऑफ कोर्स रेजिस्ट करेगा, बट अभी लाइक दे आर आल्सो कंसीडिंग स्पेस टू ग्लोबल साउथ। हम उस चीज पे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम लास्ट ईयर्स क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन इजिप्ट ऑफ टू G20 summit in Delhi, there is growing consensus among the world powers that the agenda of developing countries should be given priority. So let's look at the इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उसमें देखते हैं हम क्या है। तो ग्लोबल साउथ, जो ऑथर जो सुहासिनी हैदर है, शी राइट्स ऑन द फॉरेन रिलेशंस, लाइक मोस्टली फ्रॉम बीइंग इग्नोर्ड टू बीइंग इन वोग, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आफ्टर 1945। इसमें जो ग्लोबल साउथ है, वो ज्यादातर इग्नोर ही रहा है। इट दीज वर द कंट्रीज जो रूल टेकर्स थे, नॉट रूल मेकर्स। दिस इज अबाउट टू चेंज नाउ। तो इसमें कि वाइट अज्यूम सेलियंस, ये तो एक जो थर्ड फोर्थ ऑफ ह्यूमैनिटी वो ग्लोबल साउथ में है। एंड आल्सो लाइक 1990s के बाद या 1980s के बाद, देयर हैज बीन a shifting center of gravity of economic activity towards global south, mainly in the areas of China, India, ASEAN, BRICS and Gulf countries. तो और इसमें अभी why these countries cannot be ignored जो इसमें है, because जो वर्ल्ड के लिए जो सारी कॉन्सिक्वेंशियल चीजें हैं आज की डेट में, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो गया,
ट्रेड हो गया या गवर्नेंस हो गया, तो इसमें हर चीज़ में सेंटर स्टेज जो है ग्लोबल साउथ को आ जा रही है। वो क्यों? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम देखेंगे, जो फ्रेश एमिशंस हैं, ठीक है? वो अभी ग्लोबल साउथ ही से ही आने वाले हैं, बिकॉज़ दीज़ आर डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पे अभी मतलब एनर्जी कंजम्पशन और एमिशंस वगैरह बढ़ेंगे ही। और इसके साथ ही फिर जो है क्वेश्चन ऑफ हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है कि हमने एमिशंस हमारी तो भी स्टार्ट ही होनी है, आप अपनी एमिशंस जो है कम करो। एंड अभी जो COP27 इजिप्ट की बात हो रही थी, वहां पे लाइक यहाँ पे ये चीज प्रोक्लेमेशन जो है आ गई है लॉस एंड डैमेज फंड की। तो लॉस एंड डैमेजेस की जो कंट्रीज ऑफ ग्लोबल नॉर्थ ने जो लॉस एंड डैमेज ऑलरेडी कर रखा है एनवायरनमेंट को, उसका जो है कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ फंड्स जो आना चाहिए। और अभी जो COP28 जो है उसमें जो मेन एजेंडा भी जो रहेगा, जो जो ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें भी ये चीज़ ही मतलब काफ़ी सेंटर स्टेज लेने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ के जो मोस्ट फ्रेश एमिशंस है वो डेवलपिंग कंट्री से आने वाली है, जो ग्लोबल साउथ से आने वाली है, एंड द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। इन दो चीज़ों का इंटरप्ले रहेगा और हार्ड नेगोशिएशंस चलेंगी। और ट्रेड में क्या है? ट्रेड में जो अपना अभी तक जो WTO रहता था, जो WTO अभी स्टीम लूज कर चुका है, बिकॉज जो दोहा राउंड ऑफ नेगोशिएशंस थी, दीज वर जो इस नेगोशिएशन में जो मेन मुद्दे थे वो डेवलपिंग कंट्रीज के थे या ग्लोबल साउथ के थे। बिकॉज ऑफ स्टेलमेट ऑन द दोहा राउंड डिस्कशन, जो WTO भी अभी काइंड ऑफ मॉरिबंड ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। एंड गवर्नेंस के लेवल पे अभी क्या है, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस का इंस्टीट्यूट है सबसे स्ट्रांग रहा है, वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अभी ये भी डिसफंक्शनल और मॉरिबंड ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। और इकोनॉमिक गवर्नेंस में वर्ल्ड बैंक एंड IMF होता था, तो इसमें भी चार्ज किया जाता था कि जो बेसिकली डेवलपमेंटल फंडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ये ग्लोबल साउथ को दे नहीं रही थी, ये यूरोपियन कंट्रीज और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को ही दे रही थी, जहां मतलब जो बेसिकली पॉलिटिकली इनको मैटर करती थी, ग्लोबल नॉर्थ को मैटर करती थी। तो उसके चक्कर में अभी G20 राइज कर रहा है, जिसमें ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंटेशन है। और ब्रिक्स ब्रिक्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक लेके आ रहा है और कंटिजेंसी रिजर्व फंड लेके आ रहा है, तो these are also challenging these institutions of World Bank and IMF। तो बेसिकली जो मेन इंटरनेशनल चीजें हैं, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की चीजें हैं, ट्रीटीज हैं, लॉज हैं, वट हैं, तो उसमें ग्लोबल साउथ जो है अभी उभर के आ रहा है। एंड जो लीडर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना, नाउ दे आर नो लॉन्गर कंटेंट विद बीइंग रूल टेकर्स। they are asserting that we want to be rule makers, and rightfully so। So in this, they are spearheading a change in a decade old order shaped by global north, जो 1945 जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इसमें हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या मुद्देनजर रखने वाली चीज है कि कोई भी जब ग्लोबल ऑर्डर बुना जाता है या स्टिच किया जाता है, तो जो रूल मेकर्स होते हैं, दे कन्विंस रूल टेकर्स के जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं वो रूल टेकर्स के फायदे के लिए बना रहे हैं, उसमें रूल टेकर्स का ज्यादा फायदा है। बट जो ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की डिस्कशंस हैं, या अपनी ट्रेड ट्रेड की जो WTO में जो दोहा राउंड के फेलियर का जो बात है, और जो यहाँ पे गवर्नेंस में भी जो स्टेलमेट हो रही है, तो एटलीस्ट ये जो ग्लोबल रूल टेकर्स थे, उनको ये समझ आ गया, हिपोक्रेसी ऑफ ग्लोबल नॉर्थ समझ आ गई कि भाई मतलब इट्स नॉट कि भाई दे आर दिस सिस्टम इज वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन। वो अपना प्रिविलेज ही प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया था। तो दैट्स व्हाई अभी बहुत वोकल हुई हो जा रही है द टू अशर रिफॉर्म्स इन द ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, primarily led by leaders of the global south like China and India। तो अभी नाउ अगर जब इस टाइप की बात है, ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। तो ये अभी वर्चुअल समिट भी मोदी जी ने कन्वीन किया था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इस साल। Due to constant mobilization of the grouping, leading countries from global south are being invited in the major international fora to become part of decision making process too। तो सारी जो ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम है, वो अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करने के लिए दे आर कंपेल्ड टू इनवाइट लीडर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। फॉर एग्जांपल G7 ने इनवाइट दिया था, G20 अभी जो है मतलब
because of the presidency of Indonesia, because of the successive presidencies of Indonesia, India, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इसका एजेंडा भी अभी ग्लोबल साउथ ही सेट करेगा। ब्रिक्स हो गया, देन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्वाड हो गया, इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम होगी, सारी की सारी दे आर नाउ कोटिंग ग्लोबल साउथ। तो हम इसमें अभी हिस्ट्री ऑफ द ग्रुपिंग देख लेंगे कि हिस्ट्री क्या है, ग्लोबल साउथ जो टर्म है कहाँ से आ रहा है। तो ग्लोबल साउथ को पहले जो पेजोरेटिव टर्म ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से नवाजा जाता था। ठीक है कि भी लाइक अगर एलियंस आते हैं अर्थ पे, तो सबसे पहले उनको ये अपना व्हाइट मैन देखेंगे, ग्लोबल नॉर्थ देखेंगे, उसके बाद इनको कम्युनिस्ट कंट्रीज दिखेंगी लेड बाय सोवियत यूनियन, सेकंड वर्ल्ड बोला जाता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री ये गरीब देश दिखेंगे उनको। तो दिस वाज द टर्मिनोलॉजी। तो 1964 में पहली बार G77 ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज की ग्रुपिंग बनी, और ये जो फर्स्ट सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे था, तब इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की, ग्रुप ऑफ 77 ने। उनका एजेंडा क्या था, दैट हम जो बेसिकली जो पुअर कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको कलेक्टिवली चलना पड़ेगा टू सेफगार्ड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड टू एनहांस देयर जॉइंट नेगोशिएटिंग पावर। और आज की डेट में ये 134 कंट्रीज हैं, बट लाइक ग्रुप डिसाइडेड टू स्टिक विद द नेम। और जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट थी, वो भी लाइक ओवरलैप है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की कंट्रीज का और जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का। एंड ये सभी जो ग्लोबल साउथ में कॉमनैलिटी है, कॉमनैलिटी ऑफ अर्स्ट बीइंग अर्स्टवाइल कॉलोनीज। और 1974 में यूएन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है। एंड जो ये टर्म है, ये अपना क्वाइन जो की थी, यूएस में क्वाइन हुई थी बाय एन एंटी वॉर एक्टिविस्ट, जिसने बोला था कि ऑपरेशन कि ग्लोबल साउथ का ऑपरेशन हो रहा है एट द हैंड्स ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। एंड हिज प्रोपोजिशन इज वेरी सिमिलर टू द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ द लैटिन अमेरिकन थ्योरिस्ट की डिपेंडेंसी थ्योरी है, which is debunking the modernization theory or the development theory of the West. Basically, रस्टाओ का जो टेक ऑफ वाली जो थ्योरी है, आप ये इनको विकिपीडिया या गूगल कर सकते हैं टू गेट अ ब्रीफ समरी के है क्या ये चीजें। एंड इस आर्टिकल में वो भी डिस्कस किया गया जो ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ है, इट इज नॉट लाइक स्ट्रिक्टली ज्योग्राफिकल पर से, बिकॉज जो इंडिया है जो ग्लोबल साउथ में आता है, इट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो ऑस्ट्रेलिया है जो ग्लोबल नॉर्थ में आता है, इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रांड ब्रांड लाइन बनाई गई थी जो इसको रिप्रेजेंट करता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ लाइक दिस सेशन वुड हैव बीन यूजफुल टू यू, इट सेव्ड यू सम टाइम एंड इट ब्रॉट सम क्लैरिटी टू यू ऑन दीज इश्यूज। इंडिया वॉच के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।